डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम करेंगे ओरिजिन एंड कंपोजिशन। इसके सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो शुरू करते हैं ओरिजिन एंड कंपोजिशन। उससे पहले हम एटमॉस्फेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लें कि एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह है, जिसमें गैसेस हैं, सस्पेंडेड लिक्विड्स हैं, वाटर वेपर्स जैसे कि, एंड सॉलिड जैसे कि धूलिकण। इन्होंने चारों तरफ से अर्थ को घेरा हुआ है और ये अर्थ से जुड़ी हुई हैं अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। नहीं तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये एस्केप कर जाते, यानी कि स्पेस के अंदर चले जाते, तो धरती का कोई एनवायरनमेंट या धरती का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर हम प्योर एयर की बात करें तो ये कलरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है। ओडरलेस, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए इस तरह से हम इसको फील भी नहीं कर सकते अनलेस इसमें मोशन ना हो। जब ये मोशन होगा तभी हम उसको फील कर पाएंगे, अदरवाइज उसको फील नहीं कर सकते। ये मोबाइल है, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जा सकती है। कंप्रेसिबल है और एक्सपेंसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब ये है कि अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो बहुत सारी जगह की एयर एक थोड़ी जगह पर भी समा सकते हैं इसके अंदर, तभी तो हम इन सिलेंडर के अंदर इसको भर सकते हैं एयर को। एक्सपेंसिबल का मतलब है कि अगर इसको स्पेस मिल जाए, जैसे अगर इतना बड़ा कंटेनर मिल जाए और इसमें गैसेस हैं तो ये पूरे कंटेनर में फैल सकती हैं। तो यानी कि इसमें इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है और इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ये बहुत सारी जो रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब सूरज से आने वाली किरणों से है, उनके प्रति ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अपने अंदर से आने देती है, परंतु कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को रोक देती है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सन से जो भी किरणें आती हैं उसका जो हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम विजिबल कहेंगे, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज भी होती हैं इसके अंदर, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, और फिर विजिबल रेज जैसे कि अभी बताया। विजिबल के बाद इंफ्रारेड है और माइक्रोवेव्स। तो इनमें से बहुत सारी जो रेज होंगी, इनमें से बहुत सारी रेज हैं, उसको एटमॉस्फेयर आने देता है अपने अंदर से, केवल कुछ एक को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज और विशेष तौर पर ये अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो हमारे स्किन पर पड़ गई कैंसर तक भी कर सकती है। तो वायुमंडल एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है और अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है। तो इसीलिए बोला गया है ये बहुत सारी रेज के प्रति ये ट्रांसपेरेंट है, परंतु कुछ को ये एब्सॉर्ब भी कर लेती है। एयर का अपना वेट होता है, वजन होता है इसमें, जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक प्रेशर होता है और ये क्लाइमेटोलॉजी में अक्सर यूज होगा है ये टर्म। अब यहाँ जान लें कि प्रेशर का मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं सरफेस पे, ये अर्थ का सरफेस मान लेते हैं इसको, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है सारा, तो हम उसका एक पार्ट को हम काट लेते हैं एटमॉस्फेयर को। मान लो ये हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसमें नीचे से ऊपर बहुत सारी एयर भरी पड़ी है। नीचे वो काफी क्लोज है, डेंस है, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है तो नीचे कंप्रेस हो गई, और ऊपर ये रेयर है, यानी दूर दूर इसके कण होंगे। इनका कोई ना कोई वजन होगा और वो वजन लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जो सरफेस के पास रह रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा वजन, यानी कि इतनी एयर का वजन उनके ऊपर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ चले जाएं, इस पॉइंट पे चले जाएं, तो हमारे ऊपर वजन पड़ेगा केवल इतने का। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर में कमी आती जाएगी।
और सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? सी लेवल पर। अभी बताया था कि ये कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल होने की वजह से इसकी डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिक्रीज करती जाएगी। ज़्यादा कण कहाँ होंगे? समुद्र तल पर, यानी कि सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे यहाँ पर। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसके कणों में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी में भी कमी आ जाती है। अगर 5500 मीटर तक, यानी कि 5.5 किलोमीटर तक हमारा 50% वायुमंडल इसमें कवर हो जाता है। 5500 मीटर तक टोटल एटमॉस्फेयर का 50% 5500 मीटर तक है। और अगर 30 किलोमीटर तक चले जाएं, 30 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेयर है, यानी कि 30 किलोमीटर के बियॉन्ड केवल 1% रह जाएगा। तो ये हाइट कहाँ तक है? जहाँ तक स्पेस शुरू नहीं हो जाता। जनरली हम पढ़ेंगे उसकी जो लेयर्स है आइनोस्फीयर को, हम 600-700 किलोमीटर तक के हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी आने वाले पार्ट में। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि 1000 किलोमीटर पर उस किलोमीटर जहाँ पर भी गैस के कुछ भी कण मिल गए तो वो कहेंगे वो वहाँ तक एनवायरनमेंट है। तो एक एस्टिमेट है कि 10,000 किलोमीटर, कुछ साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 20,000 किलोमीटर तक भी एनवायरनमेंट का फैलाव है। कहीं कहीं 1-2 कण हो सकता है कि मिल जाए, परंतु 99% इस एटमॉस्फेयर का पार्ट आ जाता है केवल 30 किलोमीटर तक, और उसमें से 50% आ जाता है 5500 तक। इसलिए माउंटेनियर्स जब माउंट एवरेस्ट पे या ऊंची पीक्स पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि 5500 मीटर के बाद आधा वायुमंडल रह जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए सिलेंडर वो साथ लेके जाते हैं। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पर कोई क्लाउड्स भी नहीं बनते, ना कोई यहाँ पर विंड चलती, पवनें चलती, कोई तूफान नहीं आते, कोई मौसम नहीं होता यहाँ पर। तो इतना इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर हमारे लिए। एटमॉस्फेयर एक तरह से छतरी की तरह भी काम करता है। जैसे ये अर्थ सरफेस, तो इसके ऊपर एक छतरी की तरह ये काम कर रहा है, हमें बहुत सारे चीजों से जो कि हार्मफुल चीजें हैं, सोलर इफेक्ट्स, उनसे बचा लेता है। और रात के समय अर्थ से जो हीट निकल के जाती है तो उसको भी रोकने का काम करता है। अगर ये हीट सारी बाहर चली जाती तो रात के समय यहाँ का धरती का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता, पर ये वायुमंडल इसको रोक लेता है, वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रात के वक्त भी धरती को बहुत ज़्यादा ठंडे होने से बचाता है। और दिन के वक्त बहुत सारे जो सोलर इफेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन है, उनको रोक लेगा और इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब जान लेते हैं इसका ओरिजिन और फिर बाद में इसका इवोल्यूशन भी कैसा है। जो प्रेजेंट समय का एटमॉस्फेयर है वो एक दिन में नहीं बना है, ऐसा नहीं था हमेशा से। ये इसका कुछ विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। पहले अलग तरह का एटमॉस्फेयर था, बाद में अलग तरह का है। तो सबसे पहले हम जान लें इसका ओरिजिन हुआ कैसे। जब सोलर सिस्टम बना, बीच में जैसे ये सन है, जब ये बना तो इसके चारों तरफ बहुत सारे कुछ एशिज, हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस थी जो कि सॉलिडिफाई हो गई और ये प्लेनेट के रूप में आज हमारे सामने है। अर्थ भी इसी तरह से एक प्लेनेट के तौर पर है। कुछ ऐसे धूलिकण और गैसेस हैं जो कि प्लेनेट नहीं बन सके हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, और ये प्रेजेंट है जुपिटर और मार्स के बीच में, यानी कि वो पूरी तरह से प्लेनेट एक बन नहीं पाए, तो बहुत सारे टुकड़े के रूप में अभी भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो इनिशियल मैटर जिससे ये प्लेनेट बने हैं, उन्हीं के बचे कुचे पार्ट ने धरती का वायुमंडल बनाया था, और उस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस थी। उस समय यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब बना था वो उनमें संपीड़न हो रहा था, बहुत सारी हीट उठी, और उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस में इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट पैदा होगी। ज़्यादा एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा ये मूव करने लगे, और इसकी जो मूवमेंट थी वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या है?
एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि इतनी ज़्यादा गति कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस करके स्पेस में चले जाए। जैसे धरती से जब रॉकेट छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा रखते हैं कि धरती के ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए। तो वो स्पीड जिस पर धरती की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए उसको कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो अधिक गर्मी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम की जो वेलोसिटी स्पीड थी वाइब्रेशन की वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई और इन्होंने धरती का वायुमंडल छोड़ते हुए और स्पेस में ये विलीन हो गए। अब आती है सेकेंड स्टेज के। ये धरती का वायुमंडल 3 स्टेजेस में इसका विकास हुआ है। पहली स्टेज तो बताई जब धरती बन रही थी, सॉलिडिफाई हुई, उसके बचे कुछ जो गैसेस थी हाइड्रोजन हीलियम उसने वायुमंडल का निर्माण किया और बाद में ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी की वजह से वो एस्केप कर गई धरती की ग्रेविटी को और स्पेस में विलीन हो गई। अब क्या था, जब धरती बन रही थी धरती के चारों तरफ एक क्रस्ट का पहले निर्माण हुआ। वो शुरू में जो भी अंदर गैसेस बची हुई थी उसको होल्ड कर पा रही थी। उस समय गुजरते हुए धरती के अंदर हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। एक तो वो उसका कंप्रेशन हो रहा था धरती का, दूसरा वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे जो जिनका डिसइंटीग्रेशन हुआ और जिन्होंने ज़्यादा हीट पैदा कर दी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे कि यूरेनियम। ये इतना बड़ा होगा कि वो अपने आप टूटने लग जाएगा, उसमें डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन होने से जब न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूक्लियस के बीच में से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी टूटने से, और यही न्यूक्लियर बम का कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस को तोड़ दो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस धरती के अंदर थे जो टूटने लगे, जिससे और ज़्यादा गर्मी पैदा हुई और इस गर्मी की वजह से धरती पर वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई, जिसके अंदर से वाटर वेपर निकले और अमोनिया गैस काफ़ी ज़्यादा रिलीज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड भी हुई। ये धरती का सरफेस जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये H2O में कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन होने की वजह से ये बारिश बनके नीचे काफ़ी समय तक बारिश होती रही। इसकी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ इस H2O का, और उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलकर जो नीचे लो लाइंग एरियाज थे धरती पर उनमें ये CO2 भी चली गई और ये पानी भी चला गया, और इस तरह से वहाँ पर ओशियन या सी का निर्माण किया। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में वायुमंडल में बहुत ज़्यादा थी, परंतु पानी के साथ वो घुलकर समुद्र के अंदर सिंक होने लगी। जबकि अमोनिया भी जो वायुमंडल के अंदर आया उसके अंदर भी सनलाइट की प्रेजेंस में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पर नाइट्रोजन अलग हो गई और हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हुआ। तो नाइट्रोजन तो N2 गैस के रूप में आज भी हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, पर जो हाइड्रोजन ये अलग हुआ, फिर वही बात कि उसकी ज़्यादा वो गर्म होने की वजह एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा थी और वो धरती के वायुमंडल को क्रॉस कर के स्पेस में विलीन हो गया या अपर एयर पर वायुमंडल के ऊपरी जगह पर चली गई है हाइड्रोजन गैस। समय बीतता गया, जो ये समुद्र बने वहाँ पे एक साइनो बैक्टीरिया जो बड़े सिंपल बैक्टीरिया थे वो पैदा हुए। ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बना सकते थे। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए अपना भोजन बनाते, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते, और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर छोड़ते। इसकी वजह से क्या हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सिंक होने लगी, वो कम होने लगी और समुद्र के अंदर समाने लगी वो। फिर धीरे धीरे ऐसे जीव पैदा हुए जो अपने चारों तरफ शेल बना के रहते थे, जैसे कि शंख, सीपी आज भी हम देखते हैं। वो क्या है, कीड़ों के शेल होते हैं और ये कार्बन के बने होते हैं। ये वही कार्बन है जो CO2 घुलकर समुद्र में समा गई थी और इस तरह से समुद्र में और ज़्यादा कार्बन समा गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा
बढ़ने लगी। ये प्रोसेस काफ़ी समय तक चलती रही। तो जो सेकेंड स्टेज की प्रोसेस थी वो स्टेज 3 में भी कंटिन्यू रही। इसकी वजह से ये हुआ कि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप हुआ। अमोनिया मॉलिक्यूल्स किसमें हो गए? नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, और हाइड्रोजन से क्या हो गए? वो एस्केप कर गए। नाइट्रोजन आज भी हमारे वायुमंडल में मौजूद है। ऑक्सीजन जो कि बाई प्रोडक्ट था साइनोबैक्टीरिया का, और धीरे धीरे और इस तरह के जीव यानी कि प्लांट्स पैदा होने लगे जो फोटोसिंथेसिस करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते थे, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती गई। जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई उसमें बहुत सारी जो गैस निकली थी, उसमें एक गैस थी सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी हार्मफुल गैस है हमारे लिए। तो जब ये पैदा हुई और वाटर वेपर मौजूद ही थे वायुमंडल में, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये बन गई H2SO3 और H2SO4 गैस, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। ये पानी में घुली। ये जब कंडेंसेशन हुआ तो बारिश के साथ ये भी घुला और समुद्र के अंदर समा गए, और इस तरह से वायुमंडल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी खत्म हुई। जब ये वॉश्ड आउट हुई यानी कि रेन के साथ जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गिरी तो वो कहते हैं एसिड रेन। अभी भी ये टर्म इसको यूज करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल आती है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके वो एसिड रेन बनाती है। तो धरती पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते थे, एब्जॉर्ब करते थे और ऑक्सीजन को छोड़ते थे, और यहाँ पे एनिमल्स डेवलप हो गए जो ऑक्सीजन को तो लेते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते थे। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, एक बैलेंस बना। तो जो एटमॉस्फेयर आज के समय में है, ये लाइफ जो इनिशियल लाइफ थी उसी ने बनाया था, और बाद की लाइफ भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट हुई। तो लगभग 600 मिलियन ईयर्स बिफोर यानी कि 60 करोड़ साल पहले जो कैम्ब्रियन पीरियड था, उसके अंदर जो आज का वायुमंडल है तकरीबन वैसा एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो अभी देखा किस तरह से हमारे वायुमंडल का ओरिजिन हुआ और उसका इवोल्यूशन भी हुआ, और प्रेजेंट स्टेज में आज हम पहुंचे हैं। तो प्रेजेंट स्टेट में पूरा वायुमंडल में कौन कौन से गैस के कण हैं ये अब देख लेते हैं। कि मेनली नाइट्रोजन है, यहाँ पर लगभग 78% नाइट्रोजन है। फिर है ऑक्सीजन, लगभग 21% ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि 99% तो इन्हीं दो गैसेज ने बना दिया। फिर आर्गन है जो कि 0.9% के आसपास है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी सभी गैसेज हैं। यहाँ देखें इस टेबल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.946%, फिर ये आर्गन बताई थी 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% या 0.036%। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हालांकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर और ये भी इसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत असर है, तो इसको भी हम अभी और डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। बाकी गैसेस में है नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। तो सभी स्टूडेंट्स को इनको भी याद करना पड़ेगा, क्यों कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछते नहीं हैं। तो ये नियॉन का पूछ ले सकते हैं, हीलियम का कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं, तो बेटर है अभी यहाँ याद कर ले तो बाद में भी काम आएगा। ये ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, कि 10 लाख कण हैं। 10 लाख अगर कण लें हम एयर के, तो उसमें से कितने कण नाइट्रोजन के होंगे? तो 7,80,000 कण नाइट्रोजन के होंगे, 2 लाख कण ऑक्सीजन के होंगे। तो ये देखें मेजर तो ये चले गए। बाकी अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो 360
जो बहुत कम मात्रा में जो गैसेज हैं, हम उसका मेजरमेंट ppm के उसमें करते हैं। यानी कि अगर 10 लाख कण लेते हैं एयर के, तो केवल 1.5 कण होंगे मीथेन के। इससे भी अगर कम है कुछ गैसेज, तो हम पार्ट पर बिलियन को यूज करते हैं। पार्ट पर बिलियन, बिलियन का मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ अगर उसके कण हैं, तब कितने पार्ट इन गैसेस के होंगे। तो नाइट्रोजन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और एक वायुमंडल में ये एक ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने का काम करता है। डाइल्यूट का मतलब पतला करने का काम करता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट यूज है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, जब बिजली कड़कती है तो ये नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और रेन के साथ सरफेस पे आ जाएगा, और जिस जमीन पे पड़ेगा वहां की उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, और ये अब पोषक तत्व के रूप में हमारे सोइल के अंदर आ गया। इसमें जो प्लांट्स उगते हैं, तो ये प्लांट्स के अंदर चला गया, और वहां पर ये प्रोटीन के तौर पर प्लांट्स के अंदर जाके और यहाँ से एनिमल्स के अंदर ये आ जाता है। तो हमारे जो प्रोटीन्स बने होते हैं उसमें इस नाइट्रोजन का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अभी बताया था, ये हमारे हम ब्रीद करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है ऑक्सीजन में, ये रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। रेस्पिरेशन का मतलब है जब कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं तो हमारे पेट में वो डाइजेस्ट होंगे और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है C12H22O11, इसका डाइजेशन का मतलब है ये टूट गए शुगर में C6H12O6। अब ये चले गए सेल के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन भी पहुंचती है, जो लंग्स से ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, और ये सेल के अंदर पहुंचती है। तो वहाँ एक रिएक्शन होगा C6H12O6, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होंगे और CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। यही एनर्जी हम दिन भर यूज करते हैं अपने काम में। जो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स के थ्रू निकाल देते हैं, और पानी को हम यूरिनेट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन इसमें हेल्प करती है, यानी कि एनर्जी निकालने में। तो हमें जिंदा हैं, काम करते हैं, वो सारा का सारा उसमें हेल्पफुल करना है ये ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होती हमारे वायुमंडल में, और तो ऑक्सीजन और ज़्यादा होती, ये कंसंट्रेटेड होती, तो ये रिएक्शन है, ये कम ऑक्सीजन में बड़ा कंट्रोल्ड में है, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता, और हो सकता है कि हम अंदर से ही जल जाते, बर्न हो जाते, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन से बहुत सारी ये एनर्जी, यानी कि हीट के तौर पे ये एनर्जी निकलती, और वो हमें अंदर ही अंदर मार सकती थी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि डाइल्यूट करती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बर्निंग में भी हेल्पफुल है। जो भी आग लगती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। अगर नाइट्रोजन कम होती, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती, तो ये बर्निंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। कहीं पे आग लगती तो उसका बुझना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये नाइट्रोजन का एक फ़ायदा है कि उसने ऑक्सीजन को कंट्रोल में रखा है। जहाँ तक आर्गन की बात है, तो क्लाइमेटोलॉजिकली या डायरेक्ट हमारे लिए इतना उसका कोई असर नहीं है, परंतु जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, उसके अंदर आर्गन का इस्तेमाल होता है। ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्टिव नहीं होती है, तो फिलामेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता गर्मी में भी, तो इसलिए वहाँ पर बल्ब के अंदर इसको आर्गन गैस को यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस इसलिए है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, अगर ये लेस हो जाए, लेस होने से क्या होगा, यही एक गैस है जो धरती पर टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करती है, जब सूरज से शॉर्ट वेव्स के तौर पर इंसोलेशन आती है, कोई एनर्जी आ रही है, उसको आने तो देती है, पर जब धरती से लॉन्ग वेव के तौर पे जाती है तो उसको ये रोक लेती है, और धरती का टेम्परेचर, यानी कि धरती पे हीट को रोक लेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा देती है।
अगर CO2 कम हो जाए तो क्या होगा, इस टेम्परेचर को रोक नहीं पाएगी और यहाँ पे कूलिंग हो जाएगी और हो सकता है आइस एज भी स्टार्ट हो जाए। अगर CO2 बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगी और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो हम आने वाले और लेक्चर में देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इसलिए CO2 का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है कि ना तो वो कम हो और ना ही वो बढ़े। इसलिए अब क्योंकि फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जलता है, व्हीकल्स में जलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग में एक इफेक्ट करेगी। तो इसलिए साइंटिस्ट इसके जो इंक्रीज हो रहा है इसका, तो उसके बारे में काफ़ी चिंतित है। ऐसी गैसेस को बोलते हैं जो धरती पर हीट को ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब बड़ा ये लगता है कि ग्रीन हाउस का इसका क्या लेना देना है, क्या ये ग्रीन कलर की है? नहीं, ग्रीन कलर की नहीं है। ठंडे इलाकों के अंदर अगर कोई साग सब्जी उगानी है उनको, तो क्या करते थे, वो कांच का घर बनाते थे जिसके अंदर वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगा देते थे और ये ग्रीन कलर का दूर से दिखता था। तो इस ऐसे घर को कहते थे ग्रीन हाउस। ऐसा क्यों होता है? ये कांच का घर था, ये सूरज से जो आने वाली शॉर्ट वेव है उनको आने तो देती थी पर लॉन्ग वेव्स को जाने नहीं देती थी, उसको रोक लेती थी और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता था, जिसमें साग सब्जी या कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल उग सकती थी। तो ये प्रॉपर्टीज जो कांच की है वो ही प्रॉपर्टी वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन गैस की और वाटर वेपर के, और भी ये सारी गैसेस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है। तो इन सारी गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि और इस इफेक्ट को ये टेम्परेचर को रोक लेती हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल का ओरिजिन हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमने पढ़े, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा। ये आने वाले और लेक्चर में भी इसको हम कवर करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को फिर से हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। अभी तक हमने एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं वो ड्राई एयर के हैं, परंतु एटमॉस्फेयर ड्राई नहीं होता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट भी होता है जिसे कहेंगे वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स आते कहाँ से? एक तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें उनका वाष्पीकरण होता है वाटर बॉडीज का, वहाँ पर पानी का, और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर वेपर का मतलब है जल वाष्प, यानी कि जो जल गैस की अवस्था में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन से भी, यानी कि जब पौधे सांस लेते हैं तो इनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे तो वहाँ से भी पानी बाहर निकल आएगा वाष्प के रूप में, जिसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो पेड़ पौधे जंगलों से भी ट्रांसपीरेशन के माध्यम से जल वाष्प एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये जल वाष्प जितने भी एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इससे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। टोटल जितना वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का उसका 2% लगभग ये वाटर वेपर बनाते हैं, परंतु ये कोई मात्रा फिक्स नहीं है। ये 1% से लेके 4% तक वेरी कर सकती है। 4% वहाँ पर होंगे जो वेट एरिया होंगे, जो गर्म और वेट एरिया हैं वहाँ पर ये 4% तक हो सकता है, परंतु कुछ ड्राई और कोल्ड एरिया है वहाँ पर ये 1% तक रह सकता है। चाहे जितनी भी एयर ड्राई क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई वाटर कंटेंट हमेशा मौजूद रहता ही है। ये वाटर कंटेंट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, इनकी एल्टीट्यूड बढ़ता है तो इनमें गिरावट आती है। तो देखा गया है कि मोस्टली जो वाटर कंटेंट है, यानी कि हाफ ऑफ द वाटर कंटेंट है वाटर वेपर, वो 2000 मीटर तक की हाइट तक ही सीमित है। और इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो भी वाटर कंटेंट में
गिरावट आती है कि इक्वेटर पे काफ़ी गर्मी है, गर्म होने की वजह से एयर की कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर कंटेंट को ग्रहण करने की, परंतु पोल पर वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर उसके इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, वाटर वेपर को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। वाटर वेपर इंसोलेशन के एक बड़े पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और धरती तक रेडिएशन को यानी कि इंसोलेशन आने से रोकती है। साथ के साथ जब अर्थ से वापस रेडिएशन जाती है लॉन्ग वेव्स के रूप में, तो ये वाटर कंटेंट उसको भी रोक लेता है और इस तरह से ग्रीन हाउस गैस की तरह भी ये एक्ट करता है और अर्थ का एक टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, यानी कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करने लग जाता है जो अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देता। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है कि डस्ट पार्टिकल्स, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। समुद्र में जब लहरें उठती हैं, हवा से जब वो टकराती हैं लहरें, तो उसका कुछ पोर्शन जब वाष्पीकरण हो जाता है तो उसमें जो नमक घुला होता है वो भी हवा के साथ ऊपर उठ जाता है, वो सॉल्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। पोलन्स, जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें पोलन होते हैं, तो वो पोलन भी हवा के साथ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। स्मोक हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्मोक हो सकता है और वॉल्केनिक एशेज हो सकती हैं, ये सब पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, बड़ा ही हेजी या अनक्लियर सा एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। ये पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक तो जो सुबह शाम बड़ा चार्मिंग कलर्स होते हैं ऊपर स्काई के, वो इन्हीं पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होते हैं, क्योंकि ये स्कैटरिंग करते हैं जिसकी वजह से रेड और ऑरेंज कलर आता है सनराइज और सनसेट में। आकाश का जो ब्लू कलर है वो भी स्कैटरिंग की वजह से है, ये डस्ट पार्टिकल उसमें हेल्प करते हैं स्कैटरिंग में, और साथ के साथ जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो भी स्कैटरिंग में हेल्प करती हैं। स्कैटरिंग है क्या, इसको समझे। मान लो कोई एक रेडिएशन आ रही है किसी चीज़ से टकरा कर, अगर वो वापस चली जाती है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। पर कोई रेडिएशन आ रही है, अगर यहाँ कोई डस्ट पार्टिकल है या गैस के पार्टिकल है और इससे टकरा के चारों दिशाओं में ये रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग। जो सूरज से प्रकाश आ रहा है, विजिबल लाइट है, उसके अंदर बेसिकली जैसे 7 रंग है इंद्रधनुष के, पर प्रोमिनेंट कलर जैसे होते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड। इसमें ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, तो ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से ये ऊपर ही बिखर जाता है, चारों तरफ स्कैटरिंग जब हो जाएगी, तो इसलिए आकाश का रंग ब्लू दिखाई देता है। पर रेड तब दिखाई देगा जब ज़्यादा स्कैटरिंग हो, जब ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, या सुबह शाम जब इंसोलेशन को ज़्यादा वायुमंडल की गहराई से गुजर के आना पड़ता है तो उसकी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, तब वो रेड कलर का नज़र आता है। क्लाइमेट के हिसाब से इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डस्ट पार्टिकल की, विशेष तौर पर सॉल्ट पार्टिकल्स की, कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का ये है ऐसे न्यूक्लियस जो जल वाष्प को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जल वाष्प इन कणों के चारों तरफ कंडेंस हो जाते हैं और एक ड्रॉप बना देंगे, बूंद का बनाते हैं, तो कंडेंसेशन में हेल्प करता है। और यही क्लाउड्स, इन्हीं की वजह से क्लाउड्स बनेंगे और रेनफॉल होगी। तो प्रेसिपिटेशन मतलब अलग अलग तरह की रेनफॉल हो सकती है, मिस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकते हैं, स्नोफॉल, ये सब के सब प्रेसिपिटेशन में काउंट होते हैं। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो आपको अब अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, और उनकी परसेंटेज भी देनी है, जैसे गैसेस की, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कई गैसेस से मिलकर बना होता है, तो अलग अलग गैसेस के इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस का क्या काम है, इसी तरह से सेम एक क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। तो सभी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लें।
वाटर वेपर का क्या सिग्निफिकेंस है, अभी बताया था। वाटर वेपर का सिग्निफिकेंस जो भी कंडेंसेशन होगी, बारिश होगी, और एक ब्लैंकेट के तौर पे भी काम करते हैं कि इंसुलेशन को रोकते हैं और जाने वाले लॉन्ग वेव्स को भी रोककर ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है वाटर वेपर का। पार्टिकुलेट मैटर का भी अभी जैसे डिस्कस ही किया था, तो ये भी एक क्लाइमेटोलॉजिकली एक हाईग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करता है। तो इसको अच्छे से इसका सिग्निफिकेंस जाने और इसको लिखें। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ये थे शॉर्ट, जिसको 20 से 30 वर्ड्स में देना था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर एटमॉस्फेयर को डिफाइन करें और उसका कंपोजिशन किस किस चीज़ से वो मिलके बना हुआ है और उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है किसी के, उसको डिटेल में करें। एक और क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन क्या है, उसको जो भी 3 स्टेजेस बताइए उसको डिटेल में लिखें। उम्मीद है ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, जहाँ से कुछ डायग्राम या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर लिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।